चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग जी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आज जो देख रहे हैं, तो गुप्ता पीरियड के वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म, चूंकि प्रारंभिक जो गुप्त शासक हैं वह आपको कुछ वैष्णव धर्म के भी उपासक हैं, उसके बाद शैव धर्म के भी उपासक हैं। शाक्त धर्म में शक्ति की भी उपासना की जा रही है। तो ओवरऑल हम लोग इन सारी चीजों को आज यहाँ पे बच्चों देखने वाले हैं। और यह आपका आज का पहला प्रश्न है। बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्न को और सावधानी पूर्वक पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर आप लोग ध्यान से देंगे। गुप्त शासक विष्णु के अनुयायी थे, यह इस बात का प्रमाण है। गुप्ता रूलर्स वेयर फॉलोअर्स ऑफ विष्णु, दिस इज एविडेंट फ्रॉम। गुप्त राजा स्वयं को परम भागवत कहते थे। द गुप्ता किंग कॉल्ड देमसेल्व्स परम भागवताज। गुप्त काल के सिक्कों पर भी गरुड़ की आकृतियां मिलती है। द फिगर्स ऑफ गरुड़ा आर फाउंड ऑन द क्वाइंस ऑफ द गुप्ता पीरियड। स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख विष्णु के आह्वान के साथ प्रारंभ होता है। द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस ऑफ स्कंद गुप्ता ओपन्स विथ एन इन्वोकेशन टू विष्णु। ऑल द एबव, उपरोक्त सभी गुप्त शासक विष्णु के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब इस बात का प्रमाण हमें किससे मिलता है? इसमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप लोगों की ओर से आंसर भी आने लगा। परम भट्टारक 4 के क्या? तो यहां पे आप देखें कि गुप्त राजा स्वयं को परम भागवत कहते थे। बिल्कुल सही है। गुप्त शासक जो हैं वह परम भागवत के भी उपाधि ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिक्के पर उनके गरुड़ की भी आकृतियां मिलती है और पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी की भी आकृतियां मिल रही हैं। तो विष्णु के पत्नी के रूप में आपको लक्ष्मी की आकृतियां भी प्राप्त हो रही हैं। स्कंद गुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ध्यान देना, स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख भी विष्णु के उपासना के साथ, यानी विष्णु की प्रार्थना के साथ ही उसकी शुरुआत हो रही है। और बिल्कुल आप लोगों ने, सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि यह सभी सही हैं। तो इसमें से कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। एक तो परम भागवत देखते हैं कि गुप्तों का यह टाइटल है शुरुआती चरण के शासक। जैसे अब श्री गुप्त और घटोत्कच गुप्त, उन्होंने तो महाराज की उपाधि ली थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम की आप उपाधि को देखो तो महाराजा धीराज की उपाधि उसकी है। परम भागवत, इन सब की उपाधि आपको समुद्रगुप्त भी ले रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि ले रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे गुप्त शासक जो, उनकी उपाधियों से भी हमें इस बात की पता चल रही है कि वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। क्लियर है? उनके सिक्कों से पता चल रहा है, उनके अभिलेखों से पता चल रहा है, उनकी उपाधियों से पता चल रहा है। यानी हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी हैं जो गुप्तों के वैष्णव धर्म के अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। क्लियर है? तो पहला का बच्चों डी है। बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। ठीक है। हाँ, गुप्त काल के दौरान शैववाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शैविज्म ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा आप लोग करोगे। शिव की छवि की पूजा केवल लिंगीय रूप में की जाती थी। द शिवा इमेज वाज वर्शिप्ड ओनली इन फैलिक फॉर्म, लिंगीय रूप। एकमुख लिंग या चतुर्मुख लिंग की पूजा भी की जाती थी। एक मुखा लिंगाज और चतुर्मुखा लिंगाज वी आर वर्शिप्ड। तो यहां पे आप देखो कि एकमुख लिंग या चतुर्मुख लिंग की भी पूजा की जाती थी। कौन सा सही विकल्प है? इसमें कौन सा सही विकल्प है? और आप लोग इसका जल्दी से आप लोग आंसर दें कि इसका सही विकल्प कौन सा है। सभी लोग आंसर दें कि गुप्त काल के दौरान शैववाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। शिव की छवि की पूजा, शिव की पूजा केवल लिंगीय रूप में की जाती थी, केवल लिंगीय रूप में की जाती थी। अब देखो, मैं एक चीज हमेशा आप लोगों से कहते आया हूं, जब भी केवल शब्द आए तो वैसे ऑप्शन को क्या कर देना है? उसे हटा देना है, गलत मान लेना है। सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर प्रायः। और ऐसे भी शिव की पूजा केवल लिंगीय रूप में थोड़े ही की जा रही है। शिव की पूजा तो मूर्ति रूप में भी की जा रही है।
और गुप्ता पीरियड में हम लोग देख रहे हैं कि गुप्ता पीरियड में आपको मंदिरों का भी निर्माण होने लगा, मूर्तियां भी स्थापित होने लगी। तो यहाँ पे मंदिर के रूप में, मूर्ति के रूप में भी शिव की पूजा दोनों रूपों में की जा रही है, लिंगीय रूप में भी की जा रही है और मूर्ति रूप में भी की जा रही है। यानी पहला ऑप्शन हो गया गलत। एक मुख लिंग या चतुर्मुख लिंग की पूजा की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। एक मुखा शिवलिंगा, जैसे भुमरा का शिव मंदिर आप देखें तो भुमरा का शिव मंदिर वह सबसे प्राचीनतम शिव मंदिर है जिसमें एक मुखा शिवलिंग है, एक मुखा शिवलिंग, जिसमें शिवलिंग में मुख भी बना हुआ है, चतुर्मुख भी है शिव की। तो इस प्रकार से एक मुखा या चतुर्मुख लिंग की भी पूजा की जाती थी। शिवलिंग में ही मुख भी बना हुआ था, एक भी और चार भी। तो एक मुखा शिवलिंगा और चतुर्मुखा शिवलिंगा, इन दोनों की पूजा की जाती थी। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है कि इसका सही आंसर जो है बच्चों वह केवल बी होगा, केवल बी होगा। बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हो, बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हो। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस चीनी यात्री ने उल्लेख किया था कि गुप्त शासक श्रीगुप्त ने मृग सिखवन में एक बौद्ध विहार का निर्माण किया था? Which Chinese traveler had mentioned that Gupta ruler Sri Gupta constructed a Buddhist vihara at मृगा सिखवना? किसने किया था? इतसिंग, फाहियान, वेनसांग, योची, किसने किया था? मुझे लग रहा है कि इसका भी आंसर आप लोग की ओर से सही आना चाहिए। और इस पे मैं अभी तक गुप्ता पीरियड का मैं तीसरा या चौथा सेशन हम लोग का चल रहा है और मुझे लग रहा है कि 2 सेशन में तो इस पे आपको प्रश्न आया ही आया है। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो 2 सेशन में इस पे प्रश्न आया है कि कौन सा चीनी यात्री है जिसने, अब देखो वेनसांग तो इसमें है ही नहीं, वेनसांग तो इसमें है ही नहीं। ऐसे भी गुप्ता पीरियड में केवल एक ही चीनी यात्री आता है और वह आता है फाहियान, और वह आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। अब इसके विषय में कौन सा ऐसा चीनी यात्री है जिसने इस बात का उल्लेख किया है कि मृग सिखवन में एक बौद्ध विहार का निर्माण किया गया था, गुप्त शासक ने किया था। और इस पे 2 प्रश्न ऑलरेडी पहले भी पूछे जा चुके हैं और आप लोग को इसे पता चल रहा है, मुझे आंसर को देखते हुए, कि आप लोग उसे बहुत सीरियसली नहीं लिए। यानी आप पढ़कर भी आप गलती कर रहे हो, आप पढ़कर भी गलती कर रहे हो। और इसमें मैंने पहले ही बताया है इतसिंग जो सबसे बाद में आता है। सबसे पहले आता है फाहियान, उसके बाद आता है वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, और हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद आता है इतसिंग। ये चाइनीज ट्रेवलर हैं और इतसिंग ने ही इस बात का उल्लेख किया है कि एक श्रीगुप्त ने मृग सिखवन में एक बौद्ध विहार का निर्माण किया था। और ये ऑलरेडी 2 बार ये प्रश्न आ चुका है, 2 बार ऐसा प्रश्न आया हुआ है। उसके बावजूद भी बच्चों आप लोग गलत कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप में से सभी लोग बताओ क्या ये प्रश्न आया हुआ है या नहीं? इस प्रश्न को आप लोगों ने ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया है या नहीं? जबकि यह प्रश्न आ चुका है फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो, तो थोड़ा बेटा सावधानी रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी स्मृति है? स्मृति ग्रंथों में पूछा जा रहा है कि सबसे पुरानी स्मृति ग्रंथ कौन से हैं? ध्यानपूर्वक आप लोग को आंसर देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्मृति? अब तो आप लोग 1 महीना से जुड़ चुके हो, अब तो मुझे लगता है कि आप लोग को बिल्कुल आंसर अब सही देना चाहिए। अब आप लोग कॉन्सेप्ट समझने लगे हो, क्वेश्चन को समझने लगे हो। तो विष्णु धर्मशास्त्र, मनु स्मृति या याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति। अब आप देखें कि किसमें आपको सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति, ओल्डेस्ट स्मृति ग्रंथ। और यह तो सही होना चाहिए आप लोगों का। तो जल्दी से आप लोग बताएं कि इसका सही आंसर कौन सा है। और बिल्कुल आप लोग इसका सही आंसर की ओर मुझे लग रहा है कि जा रहे हो। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे कि सबसे पुरानी स्मृति ग्रंथ में। स्मृति ग्रंथ सामाजिक विधि विधायन की पुस्तक है, ध्यान देना है। क्या है? सामाजिक विधि विधायन की पुस्तक, समाज के कानून है स्मृति ग्रंथ में। तदयुगीन समाज के संदर्भ में लिखा जा रहा है, समाज के नियम के विषय में बताए जा रहे हैं। तो यह आप देखें कि सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ में माना जाता है बच्चों मनुस्मृति।
और मनुस्मृति की रचना कब हो रही है? तो मनुस्मृति की रचना हो रही है मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर पीरियड में मौर्योत्तर काल में। और मौर्योत्तर काल के संदर्भ में बच्चों हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो मौर्योत्तर काल है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से तो वह विकेंद्रीकरण का काल है, डार्क एज भी उसे कहा जा रहा है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्धि का काल है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का काल है। और जो उस समय समाज जो निर्मित हुआ वही समाज आज के तदयुगीन, आज के अगर समाज से कंपेयर करें तो कमोबेश वही समाज आज भी चला आ रहा है। मौर्योत्तर काल में ही आप देखते हो कि मौर्योत्तर काल में भक्ति की अवधारणा सामने आई, मौर्योत्तर काल में ही मूर्ति पूजा आया, मौर्योत्तर काल में ही आप देखो तो आपको कलयुग की अवधारणा आ रहा है, मौर्योत्तर काल में ही आप देखो भारतीय समाज निर्मित हो रहा है, बहुत सारे विदेशियों को भारतीय समाज में आत्मसात किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। तो मौर्योत्तर काल धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास का काल है। और सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। अन्य जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, ये सारे स्मृति ग्रंथ आपको गुप्ता पीरियड के हैं, गुप्त काल में लिखे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग सही हो, सही आप लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। हाँ, तो अन्य स्मृति ग्रंथ मैं बार बार कहता हूं कि अन्य स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति को छोड़कर अन्य सभी स्मृति ग्रंथ, प्रायः स्मृति ग्रंथ आपको गुप्ता पीरियड में लिखे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित नाटक की सामान्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉमन फीचर ऑफ द प्ले प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। नाटक ज्यादातर हास्य थे, कोई त्रासदी नहीं पाई जाती थी, यानी हास्य नाटक अधिक गुप्त, यहां पे पूछा जा कहा जा रहा है कि भाई गुप्ता पीरियड में अधिकतर जो नाटक थे वे हास्य किस्म के थे, सुखांत थे, दुखांत नहीं थे। त्रासदी मतलब दुखांत नाटक नहीं थे। प्ले वेयर मोस्टली कॉमेडी, नो ट्रेडिज आर फाउंड, ठीक है। नाटक में अभिनय करने वाली महिलाएं प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। वोमेन्स फीचर इन द प्ले यूज प्राकृत लैंग्वेज। उच्च और निम्न वर्ग के पात्र एक ही भाषा बोलते थे। कैरेक्टर ऑफ द यानी अपर एंड लोअर क्लासेज स्पीक द सेम लैंग्वेज। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब इनमें से सही कथन का चयन आपको करना है सावधानी पूर्वक। मैं बार बार कहता हूं कि सावधानी पूर्वक, थोड़ी भी अगर लापरवाही होगी तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न गलत हो जाएंगे। और थोड़ी सावधानी से अगर बच्चों आप करते हो तो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। फैक्चुअल प्रश्न में गलतियां ज्यादा होंगी क्योंकि वहां पे दो ही रीजन होता है कि या तो आपको पता है या पता नहीं है। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न अगर आप पढ़ रखे हो तो थोड़ी आप लॉजिकल उसमें सोच भी सकते हो। अब यहाँ पे आप देखें तो नाटक ज्यादातर गुप्ता पीरियड के जो भी नाटक थे वे हास्य थे, यानी भारत में एक प्रवृत्ति रही है बच्चों। बहुत सारे कालिदास की आप रचनाओं को देखो, कोई भी आपको दुखांत नजर आता है क्या? हमारे यहाँ तो आज भी यही प्रवृत्ति रही है, सुखांत। आज भी हम लोग फिल्म अगर मूवी देखने जाते हैं तो आज भी हैप्पी एंडिंग वाला ही कॉन्सेप्ट को हम लोग देखना चाहते हैं। और वही अगर आप वेस्टर्न को देख लो, वेस्टर्न को आप देखो तो वेस्टर्न को आप देखोगे तो वहां जो पश्चिमी संस्कृति में जो पश्चिम की ओर जो मूवी बनते हैं तो उनमें आप देखोगे कि वहां के मूवी थोड़े दुखांत होंगे, ट्रेजेडी वाले होंगे, दुखांत होंगे। दुखांत नाटक की संकल्पना हम लोगों के कभी जीवन में दुख हम लोगों ने आने कहां दिया है? हम लोग तो शुरू से ही, बुद्ध ने पहले ही कहा कि समस्त पूरा संसार दुखमय है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी रही कि हमने दुख को भी सुख में एंजॉय किया। हमने कहा कि भाई सुख दुख दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। आज दुख है तो कल सुख होगा, आज सुख है तो कल दुख होगा। तो दुख को भी हम लोगों ने एंजॉय किया है। और हमारे यहाँ सुखांत नाटक की प्रवृत्ति रही, दुखांत नाटक की प्रवृत्ति नहीं रही है। हैप्पी एंडिंग वाला कॉन्सेप्ट रहा है। अगर हमारे मूवी में हम लोग जो देखते हैं, जो हॉलीवुड का मूवी है, बॉलीवुड का जो मूवी है, तो इसमें आप देखो कि हमारे यहाँ की जो मूवी है उन मूवियों में आप देखोगे कि अगर हीरो पहले मर गया तो हॉल में लोग रोने लगते हैं, वहीं सिनेमा हॉल में रोने लगते हैं। लगता है कि अब कैसे फिल्म आगे बढ़ेगा, क्या कहानियां होंगी। तो इसलिए हमारे यहाँ हीरो को मरते हुए पहले नहीं दिखाया जाता है। वेस्टर्न को आप देखो तो उनका पता चला हीरो मर गया फिर भी लोग, पूरे फिल्म आपको चल रहा है।
तो यहां सुखांत नाटक है, सुखांत नाटक वाली हम लोग की रही है। तो गुप्ता पीरियड के अधिकांश जो नाटक है, क्योंकि बहुत सारे नाटक कालिदास की भी रचनाओं को आप देख लें, तो यहां पे आपको हास्य है। ठीक है, दूसरी चीजें हम लोग देखें कि नाटक में अभिनय करने वाली महिलाएं प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। अब यहां पे देखो कि महिला और शूद्र दोनों ही बच्चों इस संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करती थी, बल्कि महिला और शूद्र दोनों क्या करती थी, तो महिला और शूद्र दोनों ही आपको यानी प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। महिला और शूद्र दोनों प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी, बिल्कुल सही है। और जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वे संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, निम्न वर्ग के लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो उच्च और निम्न वर्ग के लोग एक ही भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आज की ही तरह भाषाई असमानताएं वहां भी थी। आज भी आप देखो जो इलीट क्लास के लोग हैं वे अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, और जो जनरल लोग हैं वे हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज भी समाज हमारे भाषा के आधार पर विभाजित है। हम लोग खामखा अंग्रेजों को इसके लिए दोष देते हैं कि अंग्रेजों ने आकर हमारी भाषाई एकता को समाप्त करने का काम किया। ऐसा नहीं है, बल्कि भाषाई असमानता तो पहले भी थी, पहले भी है, भाषाई असमानता पहले भी है। और वह हमें गुप्ता पीरियड में भी दिखाई दे रहा है कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और निम्न कुल के जो लोग हैं और महिलाएं भी, निम्न कुल के लोग और महिलाएं, ये सभी आपको प्राकृत भाषा का उपयोग करती थी। तो यह आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी सही ऑप्शन क्या हुआ बच्चों, तो सही ऑप्शन हो गया पांचवा का ए, जो आप लोगों ने दिया भी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, गुड, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल शास्त्रीय साहित्य के इतिहास में एक उज्जवल चरण था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुप्ता पीरियड वाज ए ब्राइट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ध्यानपूर्वक ऐसे प्रश्न को सुनना। कालिदास समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। कालिदास की रचना अर्धमागधी भाषा में लिखी गई थी। कालिदास वर्क वाज रिटेन इन अर्धमागधी लैंग्वेज। सही विकल्प का चयन करें, कौन सा सही है बच्चों, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें। मुझे लग रहा है आंसर आप लोग की ओर से सही आना चाहिए। तो रोहित ने दिया है डी, और गजराज ने भी दिया है डी, पूनम भी डी, अंकित बी, राजेश सी। चलिए जल्दी से आप लोग बच्चों इसका आंसर दें, जल्दी से सभी लोग आंसर दें। अब देखो कालिदास तो गुप्ता पीरियड में हैं ही, और गुप्त शासक के दरबार में है। अब किस गुप्त शासक के दरबार में है? क्या कालिदास समुद्रगुप्त के दरबारी कवि दरबार में है क्या? बल्कि कालिदास नवरत्न हैं, लेकिन किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में है, नवरत्न में शामिल हैं। नवरत्न में शामिल है, बहुत सारे लोग थे, कालिदास, अमर सिंह, छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर, पर वर रुचि, ये सारे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे बच्चों। यही सारे नवरत्न में थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में। अब यहां पे आप देखो तो समुद्रगुप्त के दरबार में, समुद्रगुप्त के तो दरबारी कवि हरिसेन हैं, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। कालिदास की रचना अर्धमागधी भाषा में नहीं, कालिदास की जो रचना है वह संस्कृत भाषा में की गई है, वह संस्कृत भाषा में की गई है, अर्धमागधी भाषा में नहीं लिखी गई है। तो कौन सा सही विकल्प कौन सा होगा? तो कोई भी सही इसमें नहीं है, कोई भी सही नहीं है। कैसे ज्योति बी आपने मार दिया, कैसे आपने बी मार दिया बेटा? बी मतलब यह अर्धमागधी भाषा में है? नहीं। तो इसका आंसर डी होगा, छठे का डी होगा, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने किया भी है। अब देखो नवनीश ए मार रहे हैं, नहीं, डी होगा बेटा, डी होगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखित एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब लिटरेचर आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखित एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है जिसका संबंध है। मृच्छकटिकम एन एंशिएंट इंडियन बुक रिटेन बाय शूद्रका डील्स विथ एक धनी व्यापारी का एक वेश्या की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग, द लव अफेयर ऑफ ए रिच मर्चेंट विथ द डॉटर ऑफ ए कोटशिन,
पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों पर चंद्रगुप्त द्वितीय की जीत, द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड ओवर द सका क्षत्रपज ऑफ वेस्टर्न इंडिया, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान और कारनामे, द मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड एक्सप्लोर्स ऑफ समुद्रगुप्ता, गुप्त राजा और कामरूप की राजकुमारी के बीच के प्रेम संबंध। अब यहां पे आप देखें कि कौन सा इसमें से बच्चों सही है, कौन सा इसमें से सही है। तो मृच्छकटिकम द्वारा लिखित आपको पूछा जा रहा है कि मृच्छकटिकम ने जो लिखा है तो उसके विषय में प्राचीन भारतीय पुस्तक तो है ही, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा ही लिखा गया है। तो एक तो आपको मिल गया कि मृच्छकटिकम की रचना किसने की है, शूद्रक ने की है। अब इसमें है क्या, इस शूद्रक की रचना में मृच्छकटिकम में है क्या। अब देखो, पहले इसे भास ने लिखा था। यह जो मृच्छकटिकम है पहले भास ने लिखा था चारुदत्त के नाम से। ध्यान देना, भास की भी एक रचना है चारुदत्त, और जिसमें गरीब ब्राह्मण चारुदत्त को वेश्या से प्रेम पर उसमें बताया गया है कि एक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त है और उसे वेश्या से प्रेम हो गया है। इसमें जो शूद्रक ने जो लिखा है इसमें बताया कि एक धनी व्यापारी है और उसका वेश्या की बेटी से प्रेम संबंध है। इस पर आपको है, मृच्छकटिकम इस पर लिखी गई पुस्तक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, सही आंसर इसका 7 का ए होगा। कैसे आप लोग डी मार रहे हो, तो 7 का ए होगा। गुप्त राजा और कामरूप की राजकुमारी के बीच प्रेम संबंध का मृच्छकटिकम में थोड़ा ही उल्लेख किया गया है। मृच्छकटिकम में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि देखो यहां हम लोग को ध्यान देना कि भास वाला जो चारुदत्त है उसमें जो लिखा गया है तो उसमें एक गरीब ब्राह्मण का वेश्या से प्रेम संबंध बताया गया है। लेकिन शूद्रक ने जो मृच्छकटिकम लिखा है तो इसमें एक धनी व्यापारी का, गरीब ब्राह्मण का नहीं बल्कि एक धनी व्यापारी का एक वेश्या की बेटी से, और वहां पे क्या है, भास ने क्या लिखा है कि एक गरीब ब्राह्मण का वेश्या से प्रेम संबंध पर आधारित है, जो भास का जो चारुदत्त है। लेकिन यह जो मृच्छकटिकम है शूद्रक का, इसमें धनी व्यापारी और वेश्या की बेटी के बीच के प्रेम संबंध पर आधारित है। क्लियर है, तो यह ध्यान रखना है, दोनों को ध्यान रखना है। कभी जब आपको भास वाला भी दे देगा एक ही में कि भास ने चारुदत्त की रचना की, तो उसमें एक गरीब ब्राह्मण का वेश्या से प्रेम संबंध का वर्णन किया गया है, और शूद्रक के मृच्छकटिकम में कभी ये दोनों स्टेटमेंट दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा सही है ना। तो इसे भी ध्यान रखना है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमर सिंह समुद्रगुप्त के दरबार में एक विद्वान थे। अमर सिंह ने चंद्र व्याकरण की रचना की। नीचे दिए गए कूटों में सही विकल्प का चयन करें। अमर सिंह वाज ए लिमिनरी इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। अमर सिंह कंपोज्ड चंद्र व्याकरण। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। कौन सा इसमें से सही है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से आप लोग बताएंगे। अब देखो, अमर सिंह भी गुप्त शासक के दरबार में तो थे ही। किस गुप्त शासक के दरबार में थे? अमर सिंह बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। और अमर सिंह समुद्रगुप्त के दरबार में नहीं थे बच्चों, बल्कि अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न में शामिल थे। नवरत्न जरूर ध्यान रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे, तो इसे जरूर ध्यान रखना। अमर सिंह, कालिदास, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, वर रुचि, ये सारे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे। पहली चीज इसे ध्यान रखना है। अमर सिंह इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? चंद्र व्याकरण नहीं, बल्कि अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की है। अमर कोश, अमर कोश की रचना की है, और इसमें भूमि के प्रकार का भी उल्लेख किया गया है। जो अमर सिंह की जो अमर कोश है, इसमें भूमि के प्रकार का उल्लेख किया गया है। यह जो चंद्र व्याकरण है, इसकी रचना आपको चंद्रगोभिन ने की है। चंद्रगोभिन, चंद्रगोभिन, यह आपको चंद्रगोभिन ने चंद्र व्याकरण की रचना की है। तो इस प्रकार से आप देखें कि सही विकल्प कौन सा है। इसमें सही विकल्प कौन सा होगा बच्चों? तो बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया है आंसर, और इसमें से कोई भी सही नहीं है। इसका ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया है। आज आप लोग
बिल्कुल अच्छे तरीके से उत्तर दे रहे हो, इसके पहले भी आप लोगों ने दिया है, बहुत अच्छे तरीके से दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। आर्यभट्टियम के संबंध में इतने साहित्य पे क्वेश्चन मैंने उठाया है कि एक भी लिटरेचर आपको छूटेगा नहीं। अगर केवल इस क्वेश्चन को ही आप लोग कर लिए तो आप ये मान कर चलो कि गुप्ता पीरियड में पूछे जाने वाले एक भी लिटरेचर पे प्रश्न आप छोड़ने वाले नहीं हो। आर्यभट्टियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्यभट्टियम केवल खगोल विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आर्यभट्टियम प्रथम आर्यभट्टीय के लेखक थे। आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट आर्यभट्टियम के लेखक थे। आर्यभट्टियम के लेखक थे। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। अब इसमें से कौन सा सही होगा? आर्यभट्टीय डील्स विथ एस्ट्रोनॉमी ओनली। एस्ट्रोनॉमी ओनली। आर्यभट्ट प्रथम वाज द ऑथर ऑफ आर्यभट्टियम। अब इसमें से कौन सा सही होगा? जल्दी से बताएं आप लोग, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। बहुत सही आप लोग जा भी रहे हो, मुझे जहां तक दिखा कि आप लोग सही आंसर दे रहे हो। तो यहां आप देखें आर्यभट्टियम, यह आर्यभट्ट की रचना है और इसमें केवल खगोल विज्ञान नहीं, केवल फिर आ गया, ओनली आ गया। इसमें केवल खगोल विज्ञान नहीं है बल्कि खगोल विज्ञान के साथ साथ ग्रह नक्षत्र की भी जानकारी दी जा रही है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी उल्लेख किया गया है। तो क्या केवल खगोल विज्ञान से संबंधित है क्या? फिर ओनली आ गया, यानी गलत करो, गलत करो। दूसरा आप देखें आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम के लेख है, तो केवल 2 ऑप्शन बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हो, आज बिल्कुल सही जा रहे हो। यह आपको इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में से एक थे। उन्होंने खगोल विज्ञान और कुंडली पर कई ग्रंथ लिखे। ही रोट सेवरल ट्रीटाइज ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड हॉरोस्कोपी। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। जल्दी से आप लोग बताएं कि कौन थे, कौन थे? वराहमिहिर किसके दरबार में नवरत्न में से एक थे? किसके दरबार के नवरत्न में से एक थे? क्या यह सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में तो नवरत्न तो बहुत सारे हैं। अब कौन सा इसमें सही है, वह सही उत्तर कौन सा है? तो जल्दी से आप लोग इसका बताएं कि सही उत्तर क्या है। तो वराहमिहिर आप देखो तो यह खगोल विज्ञान, वराहमिहिर भी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन बच्चों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में नहीं थे। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में नहीं थे, बल्कि यह किसके दरबार के नवरत्न थे? यह मालवा शासक यशोधर्मन। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं बल्कि मालवा शासक यशोधर्मन। मालवा शासक यशोधर्मन, यशोधर्मन। ठीक है, इसके दरबार के नवरत्न थे। यानी यह हो गया गलत। उन्होंने खगोल विज्ञान और कुंडली पर कई ग्रंथ लिखे हैं, तो बिल्कुल सही है। यानी 10 का क्या हो जाएगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी। 10 का आप में से बहुत सारे बच्चों ने दिया भी है, सही उत्तर भी दिया है, कुछ लोग गलत भी किए, कोई बात नहीं, यह ध्यान रखना है। अब भविष्य में कम से कम गलती नहीं होनी चाहिए कि वराहमिहिर, इसलिए मैंने कहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों को मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूं, फिर भी आप लोग भूल जा रहे हो। ठीक है, हाँ, फिर भी आप लोग भूल जा रहे हो, तो इसे तो ध्यान रखना है। तो चलिए सही आंसर इसका है बच्चों बी। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान की एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसे प्राचीन भारत में विकसित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयुर्वेदा इज ए वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चरक और सुश्रुत आयुर्विज्ञान के प्रसिद्ध, आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, सुश्रुत विस्तृत शल्य प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। सुश्रुता स्पीक्स अबाउट एलेबोरेटेड सर्जिकल प्रोसीड्यूस। अब यहां पे आप देखो तो चरक और सुश्रुत के विषय में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों?
सही आंसर कौन सा होगा? चरक जो है वह पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी के हैं और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी के हैं। अब आप देखो तो सबसे पहली बार शल्य चिकित्सा जो है सर्जिकल ऑपरेशन। अब यह जो ब्रिटिश कहते हैं कि इन सारी चीजों को, यह जो चिकित्सा व्यवस्था इसको हमने लेकर आया, बिल्कुल गलत है। बल्कि बताओ कि कहां पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ईस्वी से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी तक हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यू हमारे यहां शल्य चिकित्सा था। यही तो है कि आज आयुर्वेद को अध्ययन करने की जरूरत है। वैदिक साहित्यों में सब कुछ है, वेद में सारी चीजें हैं। यह बिल्कुल सही है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे और सुश्रुत आपको शल्य चिकित्साओं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? दोनों ही होगा। जो आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है, इसका सही आंसर दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के महान रसायनज्ञ थे, रसायन विज्ञान के जानकार थे? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेट केमिस्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? नागार्जुन, वराहमिहिर, वृद्धा, वाघभट्ट। कौन थे जो रसायन वैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते थे गुप्ता पीरियड में? जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताएंगे। मुझे लगता है इसका आंसर भी आप सभी की ओर से सही आना चाहिए और जो मैं देख पा रहा हूं आंसर आप लोग सही की ओर जा रहे हो। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं बच्चों कि इसका सही आंसर क्या है। तो बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हो कि कौन गुप्त काल के महान रसायन विज्ञान वैज्ञानिक थे? नागार्जुन। और नागार्जुन ने बच्चों पारा की खोज की थी। पारा समझ रहे हो ना, लीड थर्मामीटर में कभी आपने देखा होगा। नागार्जुन ने सबसे पहले पारा की खोज। अरे गुप्ता पीरियड ऐसे ही स्वर्ण काल नहीं कहा जा रहा है, ऐसे ही स्वर्ण काल नहीं माना जा रहा है। अगर स्थापत्य के क्षेत्र में शाहजहां का शासनकाल बच्चों स्वर्ण काल था, तो यहां आप देखो साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में, सांस्कृतिक उपलब्धियों के क्षेत्र में गुप्ता पीरियड भी स्वर्ण काल रहा है। तो यह बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ की अनूठी विशेषताएं थी। गर्भगृह, शिखर, मंडप, प्रदक्षिणा। अब आपको पूछा जा रहा है देवगढ़ के दशावतार मंदिर के विषय में कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसकी यूनिक फीचर क्या है, अनूठी विशेषता क्या है देवगढ़ के दशावतार मंदिर। और मुझे लग रहा है कि इसका भी आप लोग का आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे पहली बार टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर निर्माण, मंदिर स्थापत्य कला शैली की जो शुरुआत हो रही है वह गुप्ता पीरियड में ही हो रही है। जो प्रारंभिक गुप्त मंदिर थे बच्चों, जैसे आप देखते हो भूमरा का शिव मंदिर, तो वह आपको शिखर नहीं बने होते थे। पहले के जो मंदिर थे, पहले के मंदिर में आपको शिखर नहीं बने होते थे, सिर्फ मंदिर ऐसे होता था और मंदिर में ऐसे गर्भगृह होता था और मंदिर आपको बहुत ऊंचे चबूतरे के ऊपर निर्मित होता था और इसके साथ साथ चारों ओर आप देखते हो कि सीढ़ियां बनी होती थी। चारों ओर क्या बनी होती थी? तो चारों ओर मंदिर में चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, चारों ओर ऐसे सीढ़ियां बनी होती थी। और इस प्रकार के प्रारंभिक मंदिर जो होते थे वह प्रारंभिक मंदिर कुछ इस प्रकार के होते थे, जो आज भी गांव में आपको ऐसे मंदिर आपको दिखाई दे जाएंगे। आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि गुप्ता पीरियड में ही थोड़ा एक परिवर्तन आता है मंदिर निर्माण में, और मंदिर निर्माण में हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन आता है कि फिर गर्भगृह है और मंदिर तो आपको ऊंचे चबूतरे के ऊपर ही निर्मित है और मंदिर में आगे चलकर क्या हो जा रहा है? तो मंदिर में आपको शिखर, रेखीय शिखर का निर्माण किया जा रहा है और शिखर के ऊपर आप देख रहे हो कि एक उल्टे कमल नुमा आकृति भी आपको दिखाई देगा, जो आमलक के नाम से जाना जाएगा। तो इसे आपको मंदिर में आमलक कहा जाता है, आमलक। और यह जो शिखर होता है यह आपको रेखीय होगा, रेखीय शिखर। और यह क्या है? यह है आपको गर्भगृह। और गर्भगृह से ही मंदिर की पहचान होती है कि गर्भगृह में कौन देवता हैं।
जो देवता गर्भगृह में होंगे मंदिर उन्हीं को समर्पित होगा। और यह है चबूतरा, यह क्या है? प्लिंथ, चबूतरा। अब आगे फिर और भी मंदिर में स्ट्रक्चर आपको डेवलप होगा, फिर आपको मंदिर में स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो फिर यहाँ पे आपको मंडप बनाए जाने लगेंगे, इसे कहा जाएगा मंडप। फिर आपको महामंडप, अर्ध मंडप, इस तरीके से फिर बहुत सारे बनाए जाएंगे, बहुत सारे बनाए जाएंगे। तो ये नागर शैली के मंदिर की विशेषता होगी। यह नागर शैली जो हिमालय से लेकर और विंध्य घाटी तक के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। अब पूछा जा रहा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह आपको विष्णु को समर्पित मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु को शेष शैया पर विराजमान करते हुए दिखाया जा रहा है और उनके पैर के नीचे लक्ष्मी को बैठे हुए दिखाया जा रहा है। इसकी सबसे अनूठी विशेषता क्या है? इसकी सबसे अनूठी विशेषता इसका शिखर है, क्योंकि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ध्यान देना, भारत में शिखर युक्त पहला मंदिर है, पहला मंदिर है। क्योंकि इसके मंदिर के पहले शिखर नहीं होते थे, यही शिखर है ना, रेखीय शिखर। रेखीय शिखर, शिखर कैसा है? रेखीय शिखर है। तो यह हम लोग ध्यान देंगे कि भाई देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वह भारत में गुप्ता पीरियड में बनाया जा रहा है। पहला शिखर युक्त मंदिर का उदाहरण हमें यहां पे दिखाई देता है, पहला शिखर युक्त मंदिर का उदाहरण दिखाई देता है। तो बिल्कुल इसका आंसर बच्चों बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भीतरगांव मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ है। इस मंदिर में भारत का सबसे पुराना असली मेहराब भी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भीतरगांव टेम्पल। दिस टेम्पल इज मेड इंटरली ऑफ ब्रिक्स। दिस टेम्पल प्रोसेसेज द अर्लियरेस्ट ट्रू आर्च इन इंडिया। इस मंदिर में भारत का सबसे पुराना असली मेहराब है। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे और मुझे लगता है कि इसका भी आंसर आप लोग की ओर से सही आना चाहिए। बड़ा कल्चरल आप लोग हो गए हो भाई, एकदम आर्ट एंड कल्चर लग रहा है, अच्छे से तैयार करके बैठे हुए हो क्या, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे देखो तो यह आपको भीतरगांव मंदिर कहां का है? तो कानपुर का भीतरगांव मंदिर है, कानपुर का भीतरगांव मंदिर। और यह मंदिर जो है, यह मंदिर ईंटों से बना भारत का पहला मंदिर है, केवल ईंटों से बना हुआ है। आज भी आप देखोगे इस मंदिर, यह ईंटों से बना हुआ भारत का पहला मंदिर है। और इसके जब गर्भगृह को आप देखोगे ना, गर्भगृह में जब आप जाओगे और गर्भगृह में जाकर जब आप ऊपर ऐसे देखोगे तो एकदम मेहराब की तरह आपको दिखाई देगा, मेहराब की तरह आपको मेहराब वहां पे दिखाई देगा। और यह आपको भारत का सबसे पुराना असली मेहराब, एक तो मेहराब गुंबद और मेहराब सल्तनत पीरियड में आ ही रहा है, लेकिन यहां जो मेहराब आप देखोगे वह असली मेहराब है, जो ईंटों से बनाया हुआ, हाथों से बनाया हुआ मेहराब, ईंटों को ही मेहराब का दिया जा रहा है। वह ऊपर देखने के बाद आपको दिखाई देगा। जब ऊपर देखोगे, नहीं देखते ऊपर हॉल टाइप के जो शिखर जो होता है, ये जो शिखर ऐसे होगा, तो इसमें आप ऊपर देखोगे तो बड़ा ही अलंकृत आपको ऐसे 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 आपको देखने को मिलेगा। कभी देखे हो ऐसे? कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है या नहीं देखा है? ऊपर की ओर जब देखोगे तो ऊपर की ओर देखने पर आपको ऐसा दिखाई देगा, जहां पे मेहराब आपको अलंकरण के रूप में मेहराब का इस्तेमाल किया गया है। तो बिल्कुल बच्चों यह सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मंदिर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देना है। गर्भगृह एक हॉल था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। गर्भगृह वाज ए हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। मंडप वह स्थान था जहां मुख्य देवता की छवि रखी गई थी। सही विकल्प का चयन करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ध्यानपूर्वक प्रश्न को सही करें। गर्भगृह एक हॉल था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। मंडप वह स्थान था जहां मुख्य देवता की छवि रखी गई थी। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें, कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं कौन सा इसमें से सही आंसर है।
कौन सा इसमें से सही आंसर है, जल्दी से आप लोग बताएं। अब अभी अभी हमने चर्चा किया है गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र भाग होता था। क्या होता था? सबसे पवित्र भाग, जहां पे मुख्य देवता निवास किया करते थे। मुख्य देवता यानी गर्भगृह के आधार पर हमें पता चलता है कि मंदिर किस भगवान को समर्पित है। क्लियर है? तो यह क्या स्टेटमेंट सही है, क्या गलत है? हॉल नहीं है गर्भगृह, हॉल नहीं है जहां लोग बैठेंगे। मंडप वह स्थान होता था, आगे चलकर हमने बताया कि मंदिरों में मंडप भी बनाए जाने लगे, क्योंकि आगे चलकर मंदिर में फिर बहुत सारे लोग अब रहेंगे। मंदिर जो है बहुत सारे अनुष्ठान भी होगा, तो कहां किया जाएगा? अच्छा, मंदिर से एक और प्रथा जुड़ रही है, देवदासी प्रथा। गुप्ता पीरियड में ही आप देख रहे हो कि बहुत महिलाएं हैं जो आपको मंदिर प्रांगण में ही रह रही हैं, उन्हें देवदासी कहा जाता था। तो वे इसी मंडप में रहती थी। नृत्य संगीत भी मंडप में चल रहा है, बल्कि यहां तक कि भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति वह मंदिर प्रांगण से ही हो रही है। तो गर्भगृह में लोग थोड़े नाचेंगे, गर्भगृह में तो मुख्य देवता है। अब नृत्य संगीत कहां होगा? मंदिर शिक्षा का काम भी करता था, तो शिक्षा देने का काम भी मंदिर में किया जा रहा है। तो ये सब कहां होगा? ये सब इसी मंडप में तो होगा, जहां पे शिक्षा दीक्षा भी दी जाएगी, नृत्य संगीत भी होगा, पुजारियों का निवास स्थल भी होगा, लोग यहाँ पे बैठेंगे भी, यहाँ शरण स्थली भी होगा, यहाँ लोग इकट्ठे भी होंगे। क्योंकि बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य, जैसे आप देख रहे हो, अब कथक को ही आप देख लो, तो कथक नृत्य की भी उत्पत्ति तो मंदिर प्रांगण से ही हो रही है। ओडिसी नृत्य को आप देख लो, मंदिर प्रांगण से। भरतनाट्यम मंदिर प्रांगण से। तो बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य हैं बच्चों जो मंदिर प्रांगण से निकल कर आ रहे हैं। तो इसी मंडप में ये सभी चीजें होती थी। तो यहाँ जो हम लोग देखें कि मंडप वह स्थान नहीं था, मुख्य देवता की जहां छवि होती थी वह गर्भगृह, और मंडप जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे एक हॉल था। क्लियर है? तो इसमें से बताओ कौन सा? तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। कोई सही है? कोई भी सही नहीं है। तो 15 का डी होगा। चलिए, बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर दिया है, आप लोग सही उत्तर दिए हो, बिल्कुल सही। अब अजंता गुफा के विषय में पूछा जा रहा है। अजंता गुफा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन गुफाओं को एक लंबवत चट्टान पर उकेरा गया है। लंबवत चट्टान। सभी गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म को समर्पित है। These caves are carved on perpendicular cliff. All the caves are dedicated to Hinayana. All the caves are dedicated to Hinayana Buddhism. कोई आंगन नहीं है। There are no courtyard. अब बताओ कि अजंता गुफा के संबंध में थोड़ा सा अगर ध्यान पूर्वक आप लोग करोगे तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आपका सही आ जाना चाहिए। अगर आप लोग थोड़ी सावधानी से करोगे तो इसका आंसर सही आ जाना चाहिए, थोड़ी सावधानी से करने पर। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है, और इस गुफा का निर्माण किया गया था सातवाहनों के द्वारा। सातवाहन शासकों ने इस गुफे को निर्मित करने का काम किया था। इस गुफा से हमें चित्रकला के साथ साथ मूर्ति कला के भी साक्ष्य मिलते हैं। केवल चित्रकला ही नहीं है बल्कि मूर्ति कला भी है, मूर्तियां भी बनाई जा रही है। बुद्ध के दोनों रूप हमें प्राप्त हो रहे हैं। बुद्ध के दोनों रूप प्राप्त हो रहे हैं, बुद्ध के चित्र भी प्राप्त हो रहे हैं, मूर्तियां भी प्राप्त हो रही हैं। और अजंता गुफा जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी तक के हमें साक्ष्य देने का काम करता है, यानी सातवाहन से लेकर गुप्ता पीरियड तक। अजंता गुफा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है, और इस गुफा को बिल्कुल चट्टानों पर उकेरा गया है, काटकर। लंबवत चट्टान तो पहाड़ तो ऐसे ही होगा ना, लंबवत। तो उस पहाड़ को काटा गया लंबवत चट्टान, और काटकर, यानी यह रॉक कट आर्किटेक्चर है। यह क्या है? शैलकृत स्थापत्य है, रॉक कट आर्किटेक्चर। शैलकृत, पहाड़ों को काटकर, चट्टानों को काटकर गुफा का निर्माण किया गया लंबवत चट्टान पर। तो बिल्कुल सही है। सभी गुफाएं, अजंता गुफा में बहुत सारे गुफा हैं। क्या सभी गुफाएं केवल
सभी गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म को ही समर्पित हैं क्या? नहीं, सभी गुफाएं हीनयान को ही समर्पित नहीं है। यहां पे बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र मिल रहे हैं। किसके? तो बुद्ध और बोधिसत्व अजंता गुफा से। अब बोधिसत्व किससे संबंधित हैं, हीनयान से या महायान से? आप लोग बताओगे, मैं नहीं जानता हूं। बोधिसत्व जो हैं वह किससे संबंधित है, हीनयान से या महायान से? बोधिसत्व की अवधारणा किसमें आई, हीनयान में या महायान में? किसमें आई है? थोड़ा जल्दी से आप लोग बता दो कि जो बोधिसत्व की जो अवधारणा है, बोधिसत्व समझ रहे हो ना, बुद्ध के अवतार। बुद्ध के अवतार बहुत सारे बोधिसत्व है, अवलोकितेश्वर, क्षितिगर्भ, वज्रपाणी, मंजूश्री और फ्यूचर बुद्धा, मैत्रेय। तो यह किससे संबंधित है, हीनयान या? तो बताओ कि जब क्या सभी गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म को समर्पित हैं क्या? नहीं है, गलत है। यहां पे अजंता गुफा बुद्ध और बोधिसत्व से ही संबंधित है, बौद्ध धर्म से प्राय चाहे वह सातवाहन शासन काल में हो या फिर गुप्ता पीरियड में हो। लेकिन इसमें केवल हीनयान बौद्ध धर्म को समर्पित नहीं है बल्कि महायान। अच्छा, इसके कोई आंगन, अब इस गुफा में आंगन है क्या? इस गुफा में आंगन है क्या? गुफा है, कोई मकान थोड़े है कि वहां आंगन हो जाएगा। तो गुफा में कोई आंगन नहीं है, रॉकेट आर्किटेक्चर है। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। सही विकल्प कौन सा होगा? सी होगा। आप लोगों ने सी भी दिया है, अच्छी बात है। आप लोगों ने सी भी दिया है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। अजंता चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भित्ति चित्र अजंता की सर्वश्रेष्ठ कलाओं में से एक है। द मुरल पेंटिंग्स आर मेजर फीचर्स ऑफ अजंता आर्ट। भित्ति चित्र अभिव्यक्ति की विविधता में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का संयोजन है। अब कौन सा सही विकल्प है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप देखो, अजंता गुफा चित्र क्या है, किसका उदाहरण है? भित्ति चित्र। दीवार के ऊपर ही तो चित्र बनाए जा रहे हैं बच्चों। किसके ऊपर चित्र बनाए जा रहे हैं? गुप्तकालीन चित्र थोड़े से अलग स्टाइल में है। गुप्तकालीन चित्र आप देखोगे तो गुप्तकालीन चित्र में एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे कहा जाता है फ्रेस्को टेम्परा विधि। गुप्तकालीन चित्र में हम लोग क्या देखते हैं? तो फ्रेस्को टेम्परा विधि, फ्रेस्को टेम्परा विधि यह गुप्तकालीन चित्रों में दिखाई देगा। अब इसमें क्या था, इसमें चित्र कैसे बनाए जाते थे? तो पहले आपको गुफा के दीवारों पर गीले प्लास्टर का लेप चढ़ाया जाता था, गीले प्लास्टर का लेप, और फिर गीले प्लास्टर के लेप के ऊपर फिर उस पर चित्र को उकेरा जाता था, नुकीली चीजों से। ठीक है, पहले उस पर गीला प्लास्टर है, प्लास्टर बिल्कुल गीला है, फिर उस पर नुकीली चीजों से चित्र को उकेरा जा रहा है, और उसके बाद फिर उसमें रंग भरा जाता था, फिर उसमें रंग भरा जाता था। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस प्रकार से चित्र आपको गुप्तकालीन चित्र में, अच्छा यहां पे आप चित्र में देखो तो जो अजंता चित्रकला है, जैसे कला क्या है, भावनाओं एवं विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो यहां जो अभिव्यक्ति है कला की, वह वास्तुकला के रूप में भी दिखाई दे रहा है, रॉकेट आर्किटेक्चर, मूर्ति कला के रूप में भी दिखाई दे रहा है, मूर्तियां भी बनी हुई हैं, चित्रकला के रूप में भी दिखाई दे रहा है। यानी कला के तीनों रूपों का दर्शन है या नहीं है? तीनों रूपों का दर्शन है। हाँ, दीवारों पर गीले प्लास्टर के लेप सूख जाने पर रंग भर दिया जाता था। तो यहां आप देख रहे हो कि यहां पे कला के तीनों रूप हमें दिखाई दे रहे हैं। गुफा को काटा गया, वास्तुकला आर्किटेक्चर, मूर्तियां बनाई गई पत्थरों को काटकर, फिर चित्र उकेरे जा रहे हैं। तो तीनों कला यहां पे है। तो अभिव्यक्ति क्या है तीनों कला की? तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया है, इसका सही उत्तर सी होगा, सही उत्तर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, और यहां पे आपको कथन कारण वाला प्रश्न है, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ध्यान देना। गुप्त युग को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। क्या कारण है? तो कारण बताया जा रहा है कि गुप्तों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के
को जारी किए थे, इसी कारण स्वर्ण काल कहा जा रहा है। Assertion है the age of Guptas is described as the golden age of Indian history और रीजन है द गुप्ताज इशूड ए लार्ज नंबर गोल्ड कॉइन्स। अब इसमें से कौन सा सही होगा? अब कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, कथन गलत है लेकिन कारण सत्य है। कौन सा होगा बच्चों? कौन सा होगा? ए। कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कुछ लोगों का यह भी, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ए बी सी आ गया तो डी क्यों नहीं आ रहा है? डी नहीं आएगा आप लोग की ओर से? डी भी कोई कर दो, है ना? नहीं, चलो देखते हैं। गुप्त युग को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया। कोई डाउट इसको लेकर? कोई डाउट इसे लेकर? बिल्कुल सही। गुप्त युग ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? इंडो ग्रीक शासकों ने। ठीक है, सिक्कों पर तिथि और नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत इंडो ग्रीक शासक यूनानियों ने किया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? गुप्त थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फिर चांदी के सिक्के जारी हो रहे हैं जब उसने शकों को पराजित किया, क्योंकि चांदी आपको पश्चिम में मिलेगा तो पश्चिम में इनकी पकड़ ही नहीं है। ठीक है, हाँ, सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे लेकिन सर्वाधिक संख्या में बच्चों पूछा जा रहा है, सर्वाधिक संख्या में। सबसे पहले देखो, तिथि युक्त सिक्के यूनानियों ने, सोने के सिक्के कुषाणों ने और सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के गुप्तों ने, इन्होंने जारी किया है। क्लियर है? अब क्या यही कारण है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जा रहा है क्या? कि भाई गुप्तों ने भारी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए इसीलिए इसे आपको स्वर्ण काल कहा जाए? नहीं, यह कारण नहीं है। तो इसलिए सही दोनों है, सत्य दोनों है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बच्चों बी होगा। सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, जो आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब गुप्त साम्राज्य के पतन के संबंध में पूछा जा रहा है। हुनों के आक्रमण, बाद के गुप्तों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करना, या मौखरियों ने अंत मगध से गुप्त शासन को खत्म कर देना। ठीक है, यानी साम्राज्य का विभाजन हो जाना, या उपरोक्त सभी। कौन सा इसमें से होगा? जल्दी से आप लोग बताएं। ठीक है, कौन सा होगा? कौन सा सही होगा? उपरोक्त सभी। देखो, गुप्तों के पतन के पीछे कारण जो है विदेशी आक्रमण है, इसमें हुन और पुष्यमित्र, इन दोनों के आक्रमण को माना जाता है। बिल्कुल सही। पतन के पीछे यह भी कहा जाता है कि भाई आगे जो गुप्त शासक हैं वो बुद्ध गुप्त से हम लोग देखते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यह भी पतन का एक कारण माना जाता है। यह भी सही है। जैसे उत्तर जो गुप्त हैं वह आपको मौखरियों ने मगध पर शासन कर लिया था, गुप्त साम्राज्य का विभाजन हो गया, तो साम्राज्यिक विभाजन यह भी एक कारण है। अयोग्य उत्तराधिकारी यह भी एक कारण है। गिरती अर्थव्यवस्था यह भी एक कारण है। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त होना यह भी एक कारण है। तो बहुत सारे कारण हैं, यानी ये सही है, उपरोक्त सभी है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोगों को यहां पे देखना था आज के सेशन को। अब गुप्ता पीरियड हो गया। अब नेक्स्ट क्लास पे हम लोग आएंगे, यानी हम लोग एंशिएंट के समाप्ति की ओर बच्चों जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और नेक्स्ट क्लास की ओर हम लोग आएंगे तो उसमें हम लोग पोस्ट गुप्ता पीरियड को देखेंगे और उसके बाद फिर दक्षिण भारत को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा एंशिएंट हो जाएगा समाप्त, एंशिएंट समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग मेडाइवल को स्टार्ट करेंगे। तो यह आज के सेशन का देखना था। कल के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसमें हर्षवर्धन और भी छोटे मोटे उस समय के जो राज्य हैं उनके विषय में
हम लोग वहां पे देखेंगे। हर्षवर्धन हो जाएगा, चालुक्य शासक हो जाएंगे, तो उनके विषय में हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा एक रिवीजन आप लोग सभी लोग करके आना, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो कमिटमेंट किया था मैं तो उसे पूरा कर रहा हूं, कि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं पूरा सेक्शन कराऊंगा। तो एंशिएंट हमारा समाप्त हो चुका है और बिल्कुल टाइम पर हुआ है। मेडाइवल में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहां सल्तनत और मुगल हमें देखना होगा, विजयनगर साम्राज्य हमें देखना होगा, फिर हम लोग मॉडर्न की ओर आएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, थैंक यू। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें। और अब आप लोगों को भी अंदाजा लग गया होगा, अच्छा लगने लगा होगा, इसके फायदे और नुकसान आपको नजर आने लगे होंगे। बहुत सारे, मैं बार बार कहता हूं बहुत सारे बच्चों को कि बेटा केवल क्लास पर फोकस ना करें, इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करें, जो आपके जीवन को बदल दे, जो आपको सिलेक्शन दिला दे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को।